Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. सब लोग सेशन लाइक कर दें, मैं श्राप दे दूंगा जान लो। अभी मैं पीपीटी लिखने वाला हूँ, सब लोग सेशन खटाखट लाइक करा करें। लाइक कमेंट में कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फोकट में कंटेंट मिल रहा है, कम से कम इतना तो करो। ठीक है ना। क्या दिया है, डेंसिटी दिया है, कार्बन स्टील बॉल डेंसिटी सीपी दिया है, 8 mm डायमीटर दिया है। तो अब देखो क्वेश्चन देख के अब तुम्हें आइडिया लगने लगेगा, इससे क्या निकलेगा, वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम इसका यूज करके हम m निकालेंगे। ठीक है, हीटिंग फ्रॉम फर्स्ट 900 डिग्री सेल्सियस इन अ पर्सन एंड देन अलाउइंग टू कूल टू पर आवर, डिटरमिन द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। एक बॉल से पहले हीट ट्रांसफर निकालना है। एक बॉल से जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉल विच इज mCp डेल्टा टी। डेल्टा टी कहां से आ रहा है, 900 टू 100, कितने किलो जूल पर बॉल। ठीक, कितने किलो जूल पर बॉल आया, .781 किलो जूल, है ना। 0.78 किलो जूल, है ना, पर बॉल। और हीट ट्रांसफर रेट क्या आएगा, 0.781 किलो जूल प्लस नंबर ऑफ बॉल पर सेकेंड, क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकेंड, है ना। तो 2500 बॉल पर आवर है।
कितना आएगा 0.542, ओके चलो नेक्स्ट। कितना आया देखो, इनिशियल में इसमें 200 किलो पास्कल और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। ये स्टेट 1 है। P1 पे प्रेशर कितना है 200 किलो पास्कल है ना, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री। हीट ट्रांसफर किया गया तो ये ऊपर स्टॉप को हिट करेगा, है ना। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि शुरुआत में या जब तक इसको हिट करेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि शुरुआत में कांस्टेंट प्रेशर और बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। तो पीवी डायग्राम कैसे बनने वाला है, ऐसे है। अच्छा, ये वॉल्यूम मान लो V1 है, ये दिया V2 और ये प्रेशर P3 तो हमें पता है P3 ये कितना है 400 किलो पास्कल, ठीक है। अब वॉल्यूम V1 निकालो, मास दिया है तो देखो P1 V1 इक्वल्स टू MRT1। तो M इक्वल्स V1 इक्वल्स टू क्या आएगा, M तो दिया है, V1 कितना आएगा MRT1 बाई P1। क्या आएगा वॉल्यूम बताओ जरा, 1.29। ठीक है, V1 आ गया तो V2 इसका दुगना होगा, आ जाएगा। अभी क्या पूछा है, वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर पूछा है ना, वर्क ट्रांसफर तो एरिया होगा इतना ही, बाद में तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है।
यही एरिया होगा ना, क्योंकि इस लाइन में तो वर्क ट्रांसफर कुछ ना कुछ आएगा नहीं। तो ये क्या आएगा वर्क ट्रांसफर, टोटल वर्क ट्रांसफर क्या आएगा? टोटल वर्क ट्रांसफर 1 to 2 प्रोसेस में ही है, 2 to 3 में वर्क ट्रांसफर 0 है। ठीक है, 1 to 2 में आएगा प्रेशर 200 किलो पास्कल। कितने किलो जूल है? टू 58.3 किलो जूल। ठीक, टोटल हीट ट्रांसफर निकाल लो। देखो हीट ट्रांसफर 1 to 2 में क्या आएगा? वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वर्क ट्रांसफर आपको पता है 258.3, और ये क्या हो जाएगा? mCv T2 माइनस T1। तो 1 to 2 प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर आएगा ये बता दो। कितने किलो जूल हीट ट्रांसफर आएगा ये बता दो। वन टू में कि टोटल? 1 to 2 में या टोटल? इज इट हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 1 to 2 और टोटल? अब 2 to 3 में देख लो। 2 to 3 में देखो वर्क ट्रांसफर 0 है, वर्क ट्रांसफर इज 0, सो इट इज ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वहां से आप टेम्परेचर निकाल लो, है ना। ये आप टेम्परेचर निकाल लोगे ना यहाँ पे, T1 T2 और फिर T3 निकल आएगा। T3 आप निकाल लोगे, पहले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, फिर ये 1200। अच्छा, तो टोटल हीट ट्रांसफर कितना आएगा? फिर टोटल हीट ट्रांसफर कितना आएगा? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव नहीं किया जा सकता। थर्मोडायनेमिक डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट पुट करता है सेकंड लॉ। डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट वी मीन बाय डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट? व्हाट वी मीन बाय डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट?
Anyone who can tell me what do you mean by directional constraint? तो राइट आंसर तो ए है, बट डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट क्या होता है ये बता दो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, हाँ डायरेक्ट, ठीक है, उसका सब पार्ट है डायरेक्शन ऑफ हीट। ठीक, चलो again this question is taken from Sanjay. कितना आया 44.6। Air is contained in a variable load piston cylinder device, है ना, equipped with paddle wheel. Initially the air is at initial pressure and temperature दिया है। Of work is being transferred. During the process, heat is transferred to maintain the constant air temperature while allowing the gas volume to triple. ठीक है, ठीक, ड्यूरिंग द प्रोसेस कांस्टेंट एयर टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। कांस्टेंट एयर टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब क्या है, इस प्रोसेस के दौरान क्या कांस्टेंट रहेगा, एयर टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने का मतलब इस प्रोसेस के दौरान क्या कांस्टेंट रहेगा,
टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब इस प्रोसेस के दौरान एयर का क्या कांस्टेंट रहने वाला है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो भैया प्रोसेस 1 to 2 हो रहा है, तो देखो इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर आपको 500 किलो पास्कल दिया है ना। इनिशियल टेम्परेचर दिया है आपको 300 केल्विन, ठीक है ना। अच्छा, आपको इनिशियल वॉल्यूम शायद नहीं दिया है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर टू मेंटेन कांस्टेंट एयर टेम्परेचर। तो मतलब अगर आप ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 1 है, अगर आप स्टेट 2 पे जाओगे तो स्टेट 2 पे भैया टेम्परेचर T2 यही 300 केल्विन ही रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम टू ट्रिपल, सो V2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स V1, ठीक है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन किलो जूल पर केजी, ठीक है ना। तो देखो सीधा सा एक चीज समझ में आ रहा है, अगर मैं फर्स्ट FLT देखूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट ट्रांसफर कितना जितना होगा दैट इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगा ना। अच्छा, हीट ट्रांसफर हमें निकालना है, यहाँ वर्क ट्रांसफर कितना हुआ है? वर्क ट्रांसफर इन 50 किलो जूल पर केजी हुआ है ना। अच्छा, एक तो वर्क ट्रांसफर हुआ है ये 50 किलो जूल पर केजी, प्लस जब ये तुम्हारा एक्सपैंड हुआ है, ठीक है ना, जब ये एक्सपैंड हुआ है तो बाउंड्री वर्क भी तो करेगा। जब ये एक्सपैंड हुआ है तो बाउंड्री वर्क भी तो करेगा। अच्छा, बाउंड्री वर्क कैसे निकालेंगे? जब ये एक्सपैंड करेगा तो बाउंड्री वर्क कैसे निकालेंगे? क्या प्रेशर कांस्टेंट है? क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है? क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है? यो बेबी, नो बेबी? नो, क्यों? देखो वेरिएबल लोड पिस्टन दिया है, ठीक है। तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन आप क्या लिखोगे? बाउंड्री वर्क क्या लिखोगे? m को 1 ले लो क्योंकि किलो जूल है, RT1 है ना, लॉग वर्क डन बाई द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा V2 बाई V1। तो ये किलो जूल पर केजी में आएगा ना, इसका यूनिट क्या बनेगा? अगर ये 1 है तो ठीक है। कितने किलो जूल पर केजी आया? तो कितना बचेगा ये हीट ट्रांसफर?
ठीक है, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये। दोनों को सेटिस्फाई करेगा तब रहेगा ना, दोनों को सेटिस्फाई करेगा तब रहेगा ना। इसमें Cv का वैल्यू हीलियम का चाहिए होगा जो कि मिसिंग है। जरा गूगल से देख लो कितने के साथ कैलकुलेट करोगे। गूगल से टाइप करके Cv ऑफ हीलियम, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, मिसिंग है। है ना, तो ये तो ऐसा ही है ना, देखो जैसे राइज करने लगेगा, तो भैया जैसे राइज करने लगेगा तब तक तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ही रहेगा ना। जैसे राइज करने लगेगा तब तक तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ही रहेगा ना। ठीक है, तो कितना हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर ही पूछा है ना, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर निकाल लो कितना आएगा। कितना नंबर आ रहा है, 1490। ठीक है, 1490 ना। ठीक है, पुट कर दो, हीट ट्रांसफर कितना आएगा, कितने किलो जूल आ रहा है हीट ट्रांसफर।
1856। ये कितना सीवी लिया है, इतने से कितने के साथ कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, इतने के साथ बताना। अगर तुमने थोड़ा बहुत चेंज लिया तो फिर आंसर बदल जाएगा। मतलब क्वेश्चन में ये मिसिंग है, ये दिया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो अबे तुम लोग सेशन लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? अबे खटाखट लाइक क्या करो। कितना किलोवाट आवर आया? ठीक है, बहुत तेज हो रहे तुम लोग। मास ऑफ 15 kg ऑफ एयर इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इज हीटेड फॉर, अच्छा, बाय पासिंग करंट थ्रू एन रेजिस्टेंट हीटर इनसाइड द सिलेंडर, है ना। द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज हेल्ड कांस्टेंट, हीट लॉस इतना हुआ। मुझे बताओ अगर मैं इतने को सिस्टम ले लूं तो ये करंट की वजह से क्या हीट ट्रांसफर होगा, वर्क ट्रांसफर होगा? करंट की वजह से हीट ट्रांसफर होगा, वर्क ट्रांसफर होगा? वर्क ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, लिख लो। हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है। अच्छा, टेम्परेचर चेंज किया यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना। तो
देखो कितना किलोवाट आवर में करना है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट हेल्ड किया गया। अब देखो हीट लॉस हुआ है कितना, 60 किलो जूल का हीट लॉस हुआ है, सो -60 है ना। वर्क ट्रांसफर कितना हुआ है, अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक वर्क जो है वही हमें निकालना है, माइनस इलेक्ट्रिक वर्क हमें निकालना है, ठीक। अच्छा अच्छा, ये एक्सपैंड भी तो किया है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपैंड भी तो करेगा, ठीक है। तो एक्सपैंड करेगा तो मान लो बाउंड्री वर्क करेगा, और बाउंड्री वर्क क्या होगा, PV2 माइनस V1, यही करेगा, है ना। प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो है ही है। अब इन दोनों को बेटा जी ऐड करोगे तो ये आने वाला है -60 माइनस वर्क इलेक्ट्रिकल सॉरी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क प्लस ये चेंज इन एंथैल्पी नहीं आ जाएगा। और भैया चेंज इन एंथैल्पी क्या आने वाला है, चेंज इन एंथैल्पी mCp T2 माइनस T1 आने वाला है। तो यहां से इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, लेकिन आएगा किलो जूल में। समझ रहे हो, कितना किलो जूल है, 843.9। तो किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करता है, देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3600 किलो जूल होता है नहीं होता है। तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर है, तो कितना आएगा 0.2344 किलोवाट आवर, ठीक है। ओके
CpCv का वैल्यू ले लेना, एज्यूम कर लेना, मुझे बता देना कितना लिया है। आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड का CpCv का वैल्यू लगेगा। कितना आया 4.05। सीवी इतना अलग क्यों लिया है कपिल, इतना सीवी अलग क्यों लिया है, वाई इट इज सो डिफरेंट।
ये इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर है। ये वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? पॉइंट। प्रेशर एंड टेम्परेचर भी दिया है। टेम्परेचर भी दिया है 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। तो क्या मास नहीं निकाल सकते हो? पीवी इक्वल्स टू एमआरटी से आप मास नहीं निकाल सकते हैं? आर क्या लोगे आप? आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर मास 0.18 है। हाँ ठीक। मास कितना है? मास ऑफ CO2 क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ CO2? ठीक है, मास आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ वर्क ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं वही इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर निकालना है ना। प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट व्हाइल वॉल्यूम इज डबल्ड, है ना। वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है। तो देखो भैया सीधा क्या है, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, यही है। यो बेबी, नो बेबी, देयर इज इंसुलेटेड एंड नो हीट। अब एक तो इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट है तो ये आएगा, प्लस बाउंड्री वर्क आएगा। बाउंड्री वर्क क्या आएगा? ये, और बेटा प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये चेंज इन एंथैल्पी ही बन जाएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या आएगा? माइनस वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है ना, इनटू टाइम। ठीक, ध्यान रहे ये सब कुछ अगर किलो जूल में है तो ये भी फिर किलो जूल में ही आना चाहिए, ठीक है। और ये फिर ये सब कुछ जूल में आना चाहिए, H2 माइनस H1। और यहां से आप I निकाल सकते हो क्योंकि आपका VIT किसके बराबर हो जाएगा? MCP T2 माइनस T1। यहां से I निकल आएगा, तो I कितने एम्पियर है वो बता सकते हो आप, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें रटा नहीं रहा हूं कि कहां पे
वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है एंथैल्पी। आप खुद निकाल के देख लो, बात समझ रहे हो, आप खुद निकाल के देख लो। निकाल सकते हो, नॉट गिवन तो निकाल लो, बट दिया होना चाहिए। ओके 4.06 अगर आपने किया ठीक है। इसमें ये क्या बुक से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, ये संजल का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है आखिरी में सीपीसीवी का वैल्यू दिया होता है, टेबल से देख लो, बट यहाँ लिखना चाहिए था, वो रह गया है। तो सीपी एंड सीवी एंड आर का वैल्यू यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था, ठीक है ना। बाकी अगर नहीं दिया है तो आप वो ले सकते हो बिल्कुल, जो आर गामा -1, आर बाई गामा -1, गामा आर बाई गामा -1 ले सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ ये क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था करेक्शन, ठीक, ओके। A. देखो, it is impossible to construct a device that operates on a cycle and produce no effect other than transfer of heat from lower temperature to higher temperature। ये ट्रू है ना, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये ट्रू है ना, ये कौन सा स्टेटमेंट है। सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट होते हैं ना, केल्विन स्टेटमेंट, ठीक है, और कौन सा स्टेटमेंट, केल्विन स्टेटमेंट और कौन सा स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक। क्लॉसियस स्टेटमेंट implies that heat cannot be transferred from lower temperature to higher temperature, so first one is true, heat cannot be transferred from lower temperature to higher temperature, heat transfer ही नहीं किया जा सकता lower to higher temperature। ये कह रहा है हीट को ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता है लोअर टू हायर। ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, ये कह रहा है हीट को ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता है। सही कह रहा है गलत कह रहा है। देखो आधे लोग कवा रहे हैं बैठ के, भैया वो कभी नहीं कहता है कि हीट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करता है, अपने आप नहीं होगा, बाहर से एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा। ये खुद नहीं होगा, बाहर से एफर्ट करना पड़ेगा। हीट तो ट्रांसफर हो ही सकता है, अपने आप नहीं होगा। फॉल्स। रेफ्रिजरेटर दैट वायलेट्स कॉलेज कैन नॉट एग्जिस्ट, सही है, नहीं ये फॉल्स है। 3 and 1 क्या पूछा, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना।
सो 1 and 3 होना चाहिए। किसको करते हैं, इसको कर देते हैं 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 कर देते हैं, 2 की जगह 1 कर देते हैं। 1 and 3 इज करेक्ट, बाकी फॉल्स है। चलो इसमें वही सीपी ले लो, आर गामा बाई गामा -1। कितना वैल्यू है?
बताऊं या कर चुके हो, ऐसे कई क्वेश्चन कर लिए हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत है? सबका मैच कर रहा ना, W54 और Q13। W कितना आ रहा है? ठीक है, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है? माइनस, ठीक है ना। अब इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। ठीक है, करने की जरूरत है? चलो ठीक है ना, ये गलत है। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों वापस इनिशियल स्टेट में आ जाए। फॉर एग्जांपल, है ना, देखो ये इंक्लाइंड सरफेस है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन है सरफेस पे। क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो ब्लॉक को मैं इस स्टेज से यहाँ पे ले जाऊंगा, ए से बी पे ले जाऊंगा। ब्लॉक को मैं यहाँ से ले गया, फ्रिक्शन है, और वापस यहीं ले आया। तो क्या देखो, अगर मैं ये ब्लॉक को सिस्टम मान लूँ तो सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया है, यस और नो? अगर मैं ब्लॉक को यहाँ से स्टार्ट करूँ और वापस इसी स्टेट पे ले आऊँ तो सिस्टम इनिशियल पोजिशन पे आ गया है। तो क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं है? Is it a reversible process or not? नहीं, नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों? उसका कारण देखो, फ्रिक्शन में दोनों आने जाने में फ्रिक्शन में हीट डिसिपेट हुआ होगा। फाइनल देखो, यहां पे फ्रिक्शन जब आने जाने पे हीट डिसिपेट हुआ होगा, तो सराउंडिंग देखो, सिस्टम तो ओरिजिनल स्टेट में आ गया, लेकिन सराउंडिंग कहाँ इनिशियल स्टेट में है? सराउंडिंग को तो जाने टाइम भी हीट मिला और आते टाइम भी हीट मिला, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो बढ़ गया होगा ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो बढ़ गया ना, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूं, तुम क्या भसड़ से समझा रहे हो? तो सिस्टम ओरिजिनल स्टेट पे आया है, सराउंडिंग नहीं। सिस्टम इनिशियल स्टेट पे आया है, सराउंडिंग नहीं आया है। ठीक है, मान लो सरफेस को ठंडा कर लेंगे, सरफेस गर्म हो गया, पानी डाल के ठंडा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये करें, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, एक फॉरवर्ड प्रोसेस होगा, एक रिवर्स प्रोसेस होगा। तो जब आप इनिशियल स्टेट पे आओगे ना, जब घूम के आप रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल स्टेट पे आओगे, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही इनिशियल स्टेट पे आता है।
जब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस लौट के अपने इनिशियल स्टेज पे आता है तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही इनिशियल स्टेज पे आता है। ठीक है, अब समझ गए रिवर्सिबल क्या होता है। तो इसमें सिस्टम हैज रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन बट सराउंडिंग हैज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। सिस्टम तो इनिशियल पोजीशन पे आ गया लेकिन सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट में रिटर्न होके नहीं आया है। सो दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तुम आंख बंद करके ये प्रैक्टिस सीरीज फॉलो करो बस, ठीक है ना। जितना आश्रम वाले रेगुलर स्टूडेंट हैं आंख बंद करके प्रैक्टिस सीरीज जो है उसको फॉलो करो। जितने सब्जेक्ट में मैं करा रहा हूँ उसके सिवाय कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन एक एक चीज़ सब पूरा रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अभी कहानी ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है ना वो आपको कम से कम 3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, तब आपका रैंक बनेगा। तो जितना आपको पढ़ाया गया है कम से कम 3-4 बार रिपीट करना है आपको। ये रूम है, उसका ये बाउंड्री मान लेता हूं मैं। अब यहां से हीट लॉस हो रहा है और कितना हीट लॉस हो रहा है, इतना। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो तो ये 6500 बाई 3600 इतने किलोवाट आएगा। जरा बताओ कितना किलोवाट हीट लॉस हो रहा है। जरा बताओ कितना हीट लॉस हो रहा है। वन 1.81, ठीक है। जितना हीट लॉस हो रहा है उतना ही पावर दोगे तो इसका टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, तो भैया यही पावर रेटिंग हो जाएगा जितना हीट लॉस हो रहा है। यही पावर है।
जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं, सही है। नेट हीट और वर्क इंटरेक्शन क्या होगा, 0 ओरिजिनल कंबाइंड के लिए। अब यहां देख लो पिछले वाले क्वेश्चन में, इस बात को समझ लो। देखो जितना वर्क आपने इसको दिया, जब यहां से यहां गया तो आपने वर्क किया, जब ये यहां से यहां लौट गया तो आपको इसने उतना वर्क दे दिया। नेट वर्क इंटरेक्शन 0 हो गया, लेकिन नेट हीट इंटरेक्शन है, सराउंडिंग को हीट मिला है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कंबाइंड फॉरवर्ड प्लस रिवर्स प्रोसेस के लिए नेट हीट इंटरेक्शन 0 होना चाहिए, नेट वर्क इंटरेक्शन 0 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम है तो रिवर्स प्रोसेस उल्टा होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में हीट ऐड हो रहा है तो रिवर्स में हीट रिजेक्ट होगा, वाइस वर्सा। मतलब समझ रहे हो, जब रिवर्सिबल प्रोसेस को यहां चालू किए, यहां गए, फिर वापस आए, तो नेट हीट और वर्क इंटरेक्शन दोनों ही 0 होगा, क्योंकि आप इनिशियल स्टेट में आ गए हो। ठीक है ना। देखो ये हो तो नहीं चुका है, जिन लोगों ने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलो इसको खुद करना, ठीक है ना। दिस इज HW फॉर यू। अभी तो बताया ही।
थर्मल रिजर्वायर क्या है? एक हाइपोथेटिकल बॉडी तो है। हाँ, ये थर्मल रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करते हैं? अरे हीट इंजन में नहीं यूज करते? हीट इंजन से ही तो आया थर्मल रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट। टू फेज सिस्टम को क्यों मॉडल किया जा सकता है एज अ रिजर्वायर? टू फेज सिस्टम जैसे कंडेंसेशन, बॉइलिंग है ना, क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टू फेज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो थर्मल रिजर्वायर एक ऐसा चीज जैसा सोर्स है, किसी चीज को हम सोर्स मानते हैं ना, इससे कितना भी हीट निकाल लो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टू फेज सिस्टम को भी हम मान सकते हैं। इंडस्ट्रियल फर्नेस जो है ना, वहां से भी हमें एनर्जी मिल जाता है, जिसका थर्मल एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, है ना, उसको आप मान सकते हो। जो एक एब्जॉर्ब करता है, एक रिजर्वायर में एनर्जी, देखो सोर्स एनर्जी देता है और सिंक जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। जो सारा डेफिनेशन आपका रिवाइज हो गया, सारा डेफिनेशन आपका रिवाइज हो गया। जो एनर्जी, ऐसा रिजर्वायर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सोर्स बोलते हैं, सही है, नहीं सोर्स नहीं बोलते हैं, जो एब्जॉर्ब करता है उसको सिंक बोलते हैं, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है, तभी टेम्परेचर चेंज बहुत कम होगा। 2 और 4 जब हीट कैपेसिटी, जैसे Q इक्वल्स टू क्या होता है, mc/dt। अगर आपका C बहुत ज़्यादा है तो हीट ट्रांसफर से आपका टेम्परेचर चेंज उतना ही कम होगा। जितना C ज़्यादा होगा, जितना C ज़्यादा होगा आपका टेम्परेचर चेंज उतना ही कम होगा ऑन हीट एडिशन, ठीक है ना।
ये पूरा डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन नहीं है? क्या ये डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन नहीं है? ही रिसीव्स हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स, है ना, सही है। कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क, रिजेक्ट रिमेनिंग वेस्ट हीट टू लो टेम्परेचर सिंक और ऑपरेट ऑन साइकिल। चारों स्टेटमेंट सही है ना, तो हीट इंजन का डेफिनेशन है ये। सारे सही है, अब ध्यान से देखना। ए सही है, ये हीट इंजन की तरह काम तो कर रहा है। देखो ये बाउंड्री है तुम्हारा, यहां से हीट ले रहा है, बाहर से उसको हीट दे रहा है। अगर इनको इंडिविजुअली देखोगे, टरबाइन को इंडिविजुअली देखोगे, पंप को इंडिविजुअली देखोगे, कंडेंसर को इंडिविजुअली देखोगे, तो ये सब ओपन सिस्टम है, सही है ना। ये सारी स्टडी फ्लो डिवाइसेस है ना। और अगर सबको मिला के एक सिस्टम ले लोगे तो क्लोज सिस्टम है। भाई देखो, अगर इतने को सिस्टम, जो बाहर वाला बाउंड्री है, इतने को सिस्टम अगर तुम ले रहे हो, तो भैया इसमें मास ट्रांसफर थोड़ी ना हो रहा है, सिर्फ हीट इंटरेक्शन हो रहा है, सिर्फ हीट इंटरेक्शन हो रहा है, मास इंटरेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। अगर इतने को लोगे, सो दिस इज अ क्लोज सिस्टम है। और डी भी सही है, कंप्लीट स्टीम पावर प्लांट पूरा ही। तो इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखो ये तो एफिशिएंसी का डेफिनेशन है, सही है, एक से कम होगा, ये भी सही है। लेकिन भैया लेस देन यूनिटी इसलिए नहीं है कि फ्रिक्शन जो भाई रिवर्सिबल हीट इंजन का जो कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, जो कार्नोट इंजन है भैया, जो कार्नोट इंजन है उसका भी एफिशिएंसी ये होता है लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर। रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी भी 100% नहीं होता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि रिवर्सिबिलिटी तो कारण है ही है कम करने का, बट एक से कम है, वो एक मतलब अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट चीज है। फ्रिक्शन रीजन नहीं है, फ्रिक्शन हटा भी तो तब भी एक नहीं होगा।
ये गलत है, ये सही है। देखो एक चीज तो समझ में आता है कि अंदर दोनों जगह टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अंदर टेम्परेचर सेम है, तो दोनों ही इंटरनली रिवर्सिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो अंदर वाला जो यहाँ 20 बाहर से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है तो रिजर्वायर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस पर है और रिजर्वायर यहाँ 30 है। जब 30 से 20 हीट ट्रांसफर होगा देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। 30 से जब 20 हीट ट्रांसफर होगा देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। सो दिस इज इंटरनली रिवर्सिबल बट एक्सटर्नली इरिवर्सिबल, ठीक। and this is internally reversible plus externally reversible, so this is totally reversible. One is totally reversible, two is internally reversible, that's true. One is internally reversible, that is also true. Two is totally reversible, that is wrong. So A, B and C is correct. कार्नोट साइकिल जो है ना, कार्नोट साइकिल वो एक टोटली रिवर्सिबल साइकिल है।
जो कार्नोट साइकिल है, इट इज अ टोटली रिवर्सिबल साइकिल। कैसा साइकिल है ये? टोटली रिवर्सिबल, है ना। मुझे बताओ रैंकाइन साइकिल कैसा है, यहीं पे मैं तुमसे पूछ लेता हूं, रैंकाइन साइकिल कैसा है? रैंकाइन साइकिल कैसा है? इंटरनली रिवर्सिबल, एक्सटर्नली रिवर्सिबल, टोटली रिवर्सिबल, कैसा है? इंटरनली रिवर्सिबल है वो, टोटली रिवर्सिबल साइकिल नहीं है रैंकाइन साइकिल, ठीक है। दो आइसोथर्मल हीट एडिशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन सही है, आइसोबारिक प्रोसेस नहीं होते हैं, ये बात सही है और ये भी सही है। मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है ये। चलो हाँ, इट्स ओके।